नमस्कार साथियों, मैं आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। वर्णमाला का भाग एक हमने पढ़ लिया था, उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया था। आज उससे आगे की बात करते हैं। आज वर्णमाला भाग 2 को करेंगे। देखिए, वहां मैंने आपको बताया था वर्ण के भेद। क्या बताया था? वर्ण के भेद। और वर्ण के भेद मैंने आपको बताए थे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी ने आंसर किया था 2। अब ये वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं, तो इधर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पर है हमारा स्वर और नंबर 2 पर है हमारा व्यंजन। अब यहाँ एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वर की परिभाषा क्या होगी और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। तो देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि मैं बात करूं स्वर की, तो स्वर एक ऐसी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करेंगे वो स्वर कहलाएंगे, और ऐसी ध्वनि जिनको बोलने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे व्यंजन कहलाएंगे। तो सबसे पहला यहां से प्रश्न यही बनेगा हमारे सामने कि स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा क्या है? यदि परिभाषा की बात की जाए तो ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, क्या कहेंगे उसको? स्वर कहेंगे। ध्यान रखना, यदि मैं इसी परिभाषा की बात करूं, स्वर की परिभाषा और किस प्रकार से बन सकती है, तो ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है, तब भी आंसर क्या करेंगे? स्वर ही आंसर करेंगे। तो यहां लिख सकता हूं कि ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अब यदि बात की जाए कि स्वर का अन्य नाम क्या है, स्वर का अन्य नाम क्या है, तो यदि स्वर के अन्य नाम की बात करें तो स्वर का अन्य नाम है अच। क्या नाम है? अच। उसके बाद यहां से ही क्वेश्चन बनेगा कि स्वर की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या कितनी है, तो आंसर करेंगे 11। अब यदि बात की जाए कि स्वर की मात्रा कितनी है, तो आंसर करेंगे 10। स्वर की संख्या 11 और मात्रा 10। 11 संख्या कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, एक हो जाएगा हमारा ए, उसके बाद हो जाएगा आ, उसके बाद हो जाएगा छोटी ई, उसके बाद होगा बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद हो जाएगा री, उसके बाद हो जाएगा हमारा ए, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा हमारा ओ, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ओ। तो ध्यान रखना कि एक हो जाएगा हमारा ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ हो जाएगा। आप सब जानते हो कि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, ये हमारी आ से आम की मात्रा हो जाएगी। ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये ओ और ये ओ। तो देखिए मात्रा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि संख्या 11 है और मात्राएं कितनी है? 10। अन्य नाम क्या है? अच। परिभाषा ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, स्वर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्त्रीलिंग स्वर कितने हैं। स्त्रीलिंग स्वर कितने हैं? यदि बात की जाए कि स्त्रीलिंग स्वर कितने हैं, तो स्त्रीलिंग स्वर है हमारे 3। और ये 3 कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटी ई, बड़ी ई और री। बाकी जो बच गए हैं वो क्या होंगे? हमारे पुल्लिंग होंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कि स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के भेद कितने हैं? अब यदि भेद की बात की जाए तो स्वर के 3 भेद हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर,
और दीर्घ स्वर के बाद हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और हो जाएगा ये हमारा प्लुत स्वर। तो देखो स्त्रीलिंग स्वर हमारे 3 हैं, भेद इसके हमारे कितने हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्राएं कितनी है 10 और संख्या कितनी है 11। अन्य नाम क्या है अच। और मैंने कहा कि ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसको क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। आगे अब यदि बात की जाए व्यंजन की, तो यहाँ से परिभाषा बनेगी व्यंजन की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही बनकर आएगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो व्यंजन की परिभाषा ध्यान रखना, ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है, ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से, ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उच्चारित होती है, स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको क्या कहेंगे व्यंजन कहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ क लिखा, तो देखो बहुत ध्यान से समझना, ये क हुआ और ये ए, तो ये स्वर है, ये हमारा व्यंजन है। तो ध्यान से समझना कि ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाए उसको क्या कहेंगे व्यंजन कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि व्यंजन का अन्य नाम क्या है, व्यंजन का अन्य नाम क्या है। तो यदि व्यंजन के अन्य नाम की बात की जाए तो व्यंजन का अन्य नाम है हमारा हल। व्यंजन का अन्य नाम क्या है हमारा, तो आंसर करेंगे हल। उसके बाद यदि बात की जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी है, यदि व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आंसर करेंगे 33। अब यदि बात की जाए कि कुल संख्या कितनी है, व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर करेंगे 39। अब यहां से यदि यही क्वेश्चन बन जाए कि जो ये व्यंजन शब्द है, इस व्यंजन शब्द में संधि कौन सी है, व्यंजन शब्द में संधि कौन सी है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, व्यंजन शब्द में संधि और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, यदि संधि की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमारी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। उसके बाद संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी प्लस के अंजन, बी प्लस के अंजन से मिलकर क्या बनेगा हमारा व्यंजन बन जाएगा। अर्थात आपको पता है कि यदि प्लस के पहले छोटी या बड़ी हो उसके बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो हमारा आधा यह बनता है। उसके बाद यदि बात की जाए कि नवीन व्यंजन कितने हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि नवीन व्यंजन कितने हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवीन व्यंजन कितने हैं। तो ध्यान रखना नवीन व्यंजन हमारे कितने हैं 5, और ये 5 कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा छ, त्र, य, ड और एक हो जाएगा हमारा ध। उसके बाद यदि इसी के अंतर्गत बात की जाए कि इसके भेद कितने हैं, तो इसके भेद हमारे हैं 3। यदि भेद की बात आएगी तो भेद कितने बताएंगे 3। अब ये 3 भेद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। कौन सा है, तो आंसर करेंगे स्पर्श व्यंजन। यदि स्पर्श व्यंजन के बाद बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन के बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा। और अंतस्थ व्यंजन के बाद यदि बात की जाए तो कौन सा होगा हमारा ऊष्म व्यंजन होगा। तो इसके 3 भेद हैं। एक बार देखिए वापस से समझिए, स्वर ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है स्वर कहते हैं, या मैं इसी को इसी प्रकार से बोल सकता हूं कि ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है, तो वो भी क्या है हमारी स्वर है। अन्य नाम क्या है अच है। संख्या कितनी है 11, मात्राएं कितनी है 10। स्त्रीलिंग स्वर कितने हैं 3। कौन कौन से हैं आप सब जानते हो, छोटी ई, बड़ी ई और री। भेद की यदि बात की जाए तो 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यदि बात की जाए व्यंजन की तो ध्यान से समझना, ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको व्यंजन कहते हैं। अन्य नाम क्या है हल। संख्या 33 है, कुल संख्या 39। व्यंजन शब्द में संधि कौन सी है, तो यण संधि। संधि विच्छेद क्या होगा बी प्लस अंजन। नवीन व्यंजन कितने हैं 5 हैं। भेद कितने हैं 3, पहले स्पर्श फिर अंतस्थ और उसके बाद ऊष्म व्यंजन है। यदि बात की जाए कि संख्या 33 किस प्रकार से और कुल संख्या
39 किस प्रकार से? तो देखिए इधर समझिए, आप सब जानते हो कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे। स्पर्श व्यंजन की यदि संख्या की बात की जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 25। इसमें हमारे कितने वर्ग होते हैं? 5। वो कौन कौन से शामिल हैं? कचट तप, तो ते, थे, दे, धे, और यहाँ मैंने लिखा ने, उसके बाद पे, फ, बे, भे, और यहाँ मैंने लिखा में, यहाँ लिखा ये, रे, ले और वे, उसके बाद तीनों से और है, उसके बाद मैंने लिखा छ, त्र, ज्ञ, और यहाँ लिखा मैंने स्र। अब इसी के अंतर्गत दो उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं, डे और ढे। तो देखो बहुत ध्यान से समझो, कैसे लेकर मैं तक 25 हुए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो यहाँ लिख सकता हूं कि 25 तो स्पर्श व्यंजन शामिल होंगे। 25 कौन से शामिल होंगे? स्पर्श व्यंजन शामिल होंगे। 4 अंतस्थ होंगे, 4 अंतस्थ होंगे, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे और 4 कौन से हो जाएंगे? हमारे ऊष्म व्यंजन शामिल होंगे। तो इस प्रकार से संख्या कितनी बैठ जाएगी हमारी? 33। अब इन 39 में 25 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट। तो यहां लिख सकता हूं 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होंगे, उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 ऊष्म व्यंजन होंगे, उसके बाद इसी के अंतर्गत 4 संयुक्त व्यंजन होंगे। 4 कौन से व्यंजन होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे, और 2 हो जाएंगे हमारे उच्छिष्ट व्यंजन। 2 हमारे कौन से शामिल होंगे? उच्छिष्ट व्यंजन शामिल होंगे। इनको ध्यान रखना है। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 उच्छिष्ट, कुल संख्या इस प्रकार से 39 हो जाएगी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब वर्गीकरण करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, स्वरों का वर्गीकरण। और जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो हम निम्नलिखित प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर कराऊंगा, जन्म या प्रादुर्भाव के आधार पर कराऊंगा, उसके बाद समय के आधार पर कराऊंगा, एक कालमान के आधार पर कराऊंगा, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो वर्गीकरण पढ़ेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति ऑब्लिक जन्म ऑब्लिक प्रादुर्भाव के आधार पर, प्रादुर्भाव के आधार पर। और यदि बात की जाए कि उत्पत्ति, जन्म और प्रादुर्भाव के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, तो ध्यान रखना 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये 2 प्रकार, एक तो है हमारा मूल स्वर, एक आ जाएगा हमारा मूल स्वर आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा संधि स्वर। एक मूल स्वर होगा और एक होगा संधि स्वर। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, अब मूल स्वर किसको कहेंगे और संधि स्वर किसको कहेंगे? एक ध्वनि से जिनका निर्माण होता है, एक ध्वनि से जिनका निर्माण होगा वो मूल स्वर होंगे, और 2 ध्वनि से जिनका निर्माण होगा वो संधि स्वर होंगे। तो यहां लिख सकता हूं एक ध्वनि से निर्माण, एक ध्वनि से, एक ध्वनि से निर्माण, और संधि स्वर में लिख सकता हूं यहां 2 ध्वनियों से निर्माण। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखना मूल स्वर की संख्या होती है 4। आंसर कितना करेंगे?
4। अब ये कौन कौन सी है, तो एक हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, एक छोटी ई, एक छोटा ऊ और एक हो जाएगा वी। तो मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4, ए, ई, ऊ और वी। अब यदि बात की जाए संधि स्वर की, तो संधि स्वर के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मालूम करेगा कि संधि स्वर के भेद कितने हैं, और उसके बाद मालूम करेगा कि संख्या कितनी है। यदि संख्या की बात की जाए तो ध्यान रखना कि संख्या इसकी 7 है, वो किस प्रकार से होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। भेद कितने हैं तो ध्यान रखना, 2 भेद हैं। अब ये 2 भेद कौन कौन से हैं, इनको ध्यान से समझना। एक तो है हमारा मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक है हमारा संयुक्त स्वर। एक मूल दीर्घ स्वर है और एक है हमारा संयुक्त स्वर। अब यदि मूल दीर्घ स्वर की बात की जाए तो बहुत ध्यान से समझना, मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो एक हमारा आश्याम हो जाएगा, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। आप सब जानते हो कि आश्याम ए प्लस ए से मिलकर बनता है। तो मैंने आपको लिखा था यहाँ कि 2 ध्वनि से निर्माण जिनका होगा वो संधि स्वर होंगे। अब देखो, एक ध्वनि ये है, एक ध्वनि, 2 ध्वनि से किसका निर्माण हुआ, आ का निर्माण हुआ, अर्थात कि मूल से ही बड़े हुए हैं, इसलिए मूल दीर्घ स्वर है। इसके निर्माण में छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ा ऊ प्लस के पहले छोटा ऊ और प्लस के बाद छोटा ऊ, तो ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हुए। देखो, प्लस के पहले ए लिखा हुआ है, प्लस के बाद ए लिखा हुआ है, अर्थात दोनों सेम है, दोनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए मूल दीर्घ स्वर का अन्य नाम जो हो जाएगा वो सजातीय हो जाएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सहजातीय बोलते हैं। अर्थात जिन जो समान जाति से बिलोंग करते हैं वो हमारे सजातीय कहलाएंगे, जो समान जाति से बिलोंग करेंगे वो सजातीय कहलाएंगे। अब यदि संयुक्त स्वर की बात की जाए तो आप सब जानते हो ए, ओ और ओ, ये किस किस से मिलकर बनता है, तो ए प्लस छोटी ई से मिलकर बनेगा, ये ए प्लस ए से मिलकर बनेगा, ये ए प्लस छोटे ऊ से मिलकर बनेगा, और ये ए प्लस ओ से मिलकर बनेगा। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब देखो, प्लस के पहले है बाद में पी, तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्लस के पहले और बाद दोनों अलग अलग हैं, अर्थात अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, इसीलिए संयुक्त स्वर का जो दूसरा नाम होगा तो ध्यान रखना, इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, विजातीय बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विजातीय स्वर बोल देंगे। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो इन्हीं को क्या बोल देंगे, हम विजातीय स्वर बोल देंगे। ये हमारे सजातीय स्वर हैं और ये हमारे विजातीय। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्पत्ति, जन्म या प्रादुर्भाव के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, तो 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। ध्यान रखना, कितने प्रकार से वर्गीकरण, 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद यदि बात की जाए कि मूल स्वर एक ध्वनि से निर्माण होता है, संधि स्वर 2 ध्वनियों से निर्माण होगा। मूल स्वर की संख्या 4 है, संधि स्वर की संख्या 7 और भेद कितने हैं, 2। मूल दीर्घ स्वर हमारे 3 है और संयुक्त स्वर हमारे 4 है। अब यदि नेक्स्ट बात की जाए तो ध्यान रखना, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समय के आधार पर, समय के आधार पर ऑब्लिक कालमान, कालमान ऑब्लिक उच्चारण समय, उच्चारण समय ऑब्लिक उच्चारण काल, उच्चारण काल, और उसके बाद मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो यदि इनकी बात की जाए तो ये 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, तो देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हो जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर। कौन सा होगा, तो सबसे पहला होगा हमारा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। उसके बाद हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर के बाद इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा प्लुत स्वर। क्या आ जाएगा, प्लुत स्वर आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान से समझना
कि समय के आधार पर कालमान हुआ या उच्चारण समय हुआ, उच्चारण काल हुआ या मात्रा के आधार पर। तो तीन प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा प्लुप्त स्वर है। यदि ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा, अर्थात ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है। ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगेगा वो दीर्घ स्वर है। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है परिभाषा से। परिभाषा तो देखिएगा, ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो क्या हो जाएंगे, हमारे ह्रस्व स्वर होंगे। ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा, ह्रस्व स्वर। अब यदि बात की जाए कि इसका अन्य नाम क्या है, इनके अन्य नाम क्या है, तो ध्यान रखना, इसी को हम मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। इसी को हम लघु बोलते हैं और इसी को हम एक मात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि संख्या कितनी है, तो यदि संख्या की बात की जाए तो संख्या हो जाएगी हमारी 4। और ये 4 संख्या कौन कौन सी है, तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और उसके बाद है हमारा री। अब यदि बात की जाए कि दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी, तो इसको भी जान लेते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा, तो ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। तो यहां लिख सकता हूं, ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिनके, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब यदि इसके दूसरी परिभाषा की बात की जाए तो यहां मैं कह सकता हूं कि यदि ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगेगा, किसका, ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर का कितने गुना समय, 2 गुना समय लगेगा, तो वो भी हमारा दीर्घ स्वर होगा। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना, इसी को हम द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं और इसी को हम गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु। उसके बाद यदि बात की जाए कि संख्या कितनी होगी, तो यदि संख्या की बात करेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारी 7। अब ये 7 संख्या कौन कौन सी है, तो आ से आम, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ और एक हो जाएगा हमारा ओ। तो ये इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी बताएंगे, 7। अब आती है प्लुप्त स्वर की बात, तो इस प्लुप्त स्वर को भी जान लेते हैं। एक बार देखिए, मैंने क्या बताया आपको, ह्रस्व स्वर, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होंगे। अन्य नाम मूल स्वर, लघु मात्रिक, एक मात्रिक, संख्या 4 है। दीर्घ स्वर में ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर का भी 2 गुना समय लगेगा, वो भी दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अन्य नाम की यदि बात की जाए तो अन्य नाम होगा द्विमात्रिक या गुरु। संख्या कितनी होगी, 7। आश्याम, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। इसके बाद प्लुप्त स्वर की परिभाषा को देखते हैं। तो जो ये हमारा प्लुप्त स्वर है इसकी परिभाषा को देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो ध्यान रखना, यदि बात की जाए प्लुप्त स्वर की, तो जो प्लुप्त स्वर में ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगेगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ सीधे तौर पर, अपनी नोटबुक में लिख लेना कि ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय। तो यहाँ लिख सकता हूँ 3 मात्रा का समय, 3 मात्रा का समय। परिभाषा हम अपने आप से ही बना सकते हो, 3 मात्रा का
समय लगेगा। कितनी मात्रा का समय लगेगा? 3 मात्रा का समय लगेगा। उसके बाद यदि बात की जाए कि प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। क्या अर्थ होता है? उछलता हुआ। प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उछलता हुआ होगा। उसके बाद यदि बात की जाए कि इसके अन्य नाम क्या हैं, इसके अन्य नाम क्या हैं, तो इसके अन्य नाम, इसी को वैदिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक स्वर बोलते हैं। इसी को अपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपग्रह। इसी को त्रिमात्रिक बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? त्रिमात्रिक। और इसी को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम बहुमात्रिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बहुमात्रिक। उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बहुत ध्यान से समझना, इधर लिख देता हूं इसका प्रयोग। तो इसका प्रयोग रोने, गाने और चिल्लाने में होता है। रोने, गाने और चिल्लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रोने, गाने और चिल्लाने में। अब यदि बात की जाए कि इसके उदाहरण के तौर पर, तो इसके उदाहरण में ध्यान रखना, एक आ जाता है हमारा ओम। क्या आएगा? ओम। और एक आ जाएगा हमारा राग। क्या आ जाएगा? राग। ये इसके उदाहरण होंगे। तो देखो यहां तक मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण कराया है उत्पत्ति, जन्म और प्रादुर्भाव के आधार पर। आगे मैंने आपको लिखा समय के आधार पर, कालमान, उच्चारण समय, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, जिसमें मैंने आपको ह्रस्व स्वर भी बताया, दीर्घ स्वर भी बताया और प्लुप्त स्वर भी बताया। तो यहां तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर और कालमान या मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर हमने स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब किस आधार पर पढ़ेंगे उनको जानते हैं, क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार एग्जाम में मालूम किए जाते हैं, जीव प्रयोग के आधार पर भी मालूम किया जाता है। तो देखिएगा, अब सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण को हम किस आधार पर, तो जीव प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर? जीव प्रयोग के आधार पर। जीव प्रयोग के आधार पर। और जीव प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार से पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना 3 प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति। इसी को बोल देते हैं मुखाकृति या मुख बीवर के आधार पर। मुख बीवर के आधार पर। तो कितने प्रकार से पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे हम 4 प्रकार से, या इसी को बोल देते हैं जीभ की ऊंचाई के आधार पर। जीभ की ऊंचाई के आधार पर। कभी कभी एग्जाम में यदि मुख बीवर या मुखाकृति नहीं देता है, तो क्या देगा? जीभ की ऊंचाई के आधार पर। तो जीभ की ऊंचाई के आधार पर भी कितने प्रकार से वर्गीकरण? 4 प्रकार से। यहाँ जीभ प्रयोग के आधार पर यदि नहीं मालूम करेगा, तो वो मालूम करेगा उत्थापित के आधार पर। किसके आधार पर? उत्थापित के आधार पर। उत्थापित के आधार पर। और चाहे जीभ प्रयोग के आधार हो या उत्थापित का आधार हो, तो बात एक ही है। जीभ की ऊंचाई हो या मुखाकृति के आधार पर हो, तब भी बात एक ही है। उसके बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण रखते हैं। अब यदि बात की जाए कि जीव प्रयोग के आधार पर कौन कौन से 3 हैं, तो देखो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला होगा हमारा अग्र स्वर। कौन सा हो जाएगा? अग्र स्वर होगा। उसके बाद हमारा होगा मध्य स्वर। क्या होगा? मध्य स्वर। और इसी मध्य स्वर को हम केंद्रीय स्वर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केंद्रीय स्वर बोल देंगे। और उसके बाद होगा पक्ष स्वर। क्या होगा? पक्ष स्वर होगा। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, यदि मैं अग्र स्वर की बात करूं, किसकी बात करूं? अग्र स्वर की। तो अग्र स्वर कहते किसको हैं, तो भैया जब जीभ का अग्रभाग सक्रिय हो, अर्थात ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग सक्रिय हो, तो वो हमारे
अग्र स्वर होंगे। यदि मैं बात करूं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर वो होंगे जिसमें हमारी जीभ का मध्य वाला भाग सैकिक्य होगा, वो हमारे मध्य स्वर होंगे, और पच स्वर में सबसे अंत वाला भाग सैकिक्य होगा। अब यदि बात की जाए कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर की संख्या है 4। कितनी है? 4। अब ये कौन कौन से होंगे, तो छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद ए और उसके बाद ऐ। ध्यान रखना, जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी थे उन्होंने रीडी को स्वर की संज्ञा नहीं दी है, तो इसीलिए जब हम जीभ प्रयोग के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर या ओष्ठ्याकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो उसके अंतर्गत मैं आपको रीडी नहीं लिखाऊंगा, और जो डॉक्टर वाला ओ होता आगत स्वर है मैं उसको भी नहीं लिखाता हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद यदि मध्य स्वर की बात की जाए, तो मध्य स्वर हो जाएगा हमारा ए, और जो बाकी बच गए हैं वो हमारे पक्ष स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। बाकी कौन कौन बच गए, जैसे हमारा कौन बचा, आ से आम बचा, उसके बाद कौन बचा, छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या है हमारा ओ है। तो इस प्रकार से यदि मुखाकृति या मुखविवर के आधार पर या जीभ की ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण की बात की जाए, तो 4 प्रकार से करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा सवरंत। कौन सा होगा, सवरंत होगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा अर्ध सवरंत, अर्ध सवरंत हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा विवृत, क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा हमारा अर्ध विवृत। उसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारा अर्ध विवृत हो जाएगा। अब यदि बात की जाए सवरंत की बात की जाए, तो सवरंत में हमारे मुख की आकृति जो होगी वो लगभग बंद होगी, लगभग बंद होगी। सवरंत में हमारे मुख की आकृति क्या होगी, लगभग बंद। अर्ध सवरंत में क्या होगा, आधा बंद होगा, आधा बंद। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख की आकृति लगभग बंद होगी, तो जब लगभग बंद की बात करें तो वो हमारे सवरंत होंगे, जब आधा बंद होगा तो वो हमारे अर्ध सवरंत होंगे। जिसमें हमारे मुख की आकृति पूरी खुली हुई होगी, अर्थात हमारा मुख पूरा खुला हुआ होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। और जिसमें आधा खुला हुआ होगा, आधा खुला हुआ होगा, वो हमारा अर्धविपरीत होगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अर्धविपरीत में आधा खुला हुआ है, अर्ध सवरंत में आधा बंद है, तो आधा बंद और आधा खुला बात एक ही है। लेकिन भैया अर्धविपरीत में अर्ध सवरंत की अपेक्षा मुख अधिक खुलता है। एक बार फिर से समझो कि जितना मुख अर्ध सवरंत में खुलेगा ना, उससे ज्यादा मुख अर्धविपरीत में खुलता है। अब यदि बात की जाए कि सवरंत कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध सवरंत की बात की जाए तो अर्ध सवरंत में आ जाएगा हमारा ए और ओ आ जाएगा, और विपरीत की बात की जाए तो विपरीत में हमारा आ से आम आ जाएगा। अर्ध विपरीत की बात की जाए तो जो बाकी बच गए हैं, जैसे ए और एक हमारा क्या बचा, ओ, तो ये हमारे अर्ध विपरीत में आ जाएंगे, तो इनको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि निम्नलिखित में से अग्र सवरंत स्वर पहचानिए। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने कि निम्नलिखित में से अग्र सवरंत स्वर को पहचानिए। निम्नलिखित में से अग्र सवरंत स्वर को पहचानिए। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। तो अग्र सवरंत स्वर बताना है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से अग्र सवरंत स्वर को पहचानिए। किसको पहचानिए भैया, अग्र सवरंत स्वर को पहचानिए। अब कहने का मतलब यह है कि वो एग्जामिनर हमसे मालूम यह करना चाह रहा है कि अग्र स्वर भी हो और सवरंत भी हो। तो भैया मुझे बताओ, देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, छोटा हो, तो छोटा हो हमारा केवल सवरंत है, अग्र नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसके बाद ऐ हमारा केवल अग्र है, ये भी गलत हो जाएगा। यदि ऐ की बात करूं, ये हमारा अग्र है, सवरंत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन बड़ी की अग्र भी है
और सवृंत भी है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, बड़ी ई। तो इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत बनते रहते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। यदि ओष्ठ की आकृति के तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। ये दो प्रकार कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा हमारा वृत्ताकार, एक हो जाएगा वृत्ताकार, इसी को हम व्रतुल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, व्रतुल। और इसी को हम बोल देंगे व्रतमुखी भी बोल देंगे, इसी को व्रतमुखी। दूसरा हो जाएगा हमारा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार हो जाएगा। अवृत्ताकार के बाद हमारा हो जाएगा अव्रतुल हो जाएगा, अव्रतुल। और उसके बाद हो जाएगा अव्रतमुखी। क्या हो जाएगा, अव्रतमुखी हो जाएगा। ये मैं आपको मोस्ट कराने के बाद फिर इस पूरी वर्णमाला का विविध कराऊंगा कि सहज स्वर किसको कहते हैं, असहज स्वर किसको कहते हैं, सवर्ण किसको कहते हैं, असवर्ण किसको कहते हैं। तो उन सारी चीजों को बाद में पढ़ेंगे। अब ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब हम वृत्ताकार की बात करते हैं तो इस वृत्ताकार के अंतर्गत जो हमारी ओष्ठ की आकृति होगी वो हमारी ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार भी होगी और गोलाकार भी होगी, वृत्ताकार भी होगी और गोलाकार भी होगी। अर्थात ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार भी होती है और गोलाकार भी। लेकिन अवृत्ताकार में हमारे ओष्ठ की आकृति केवल वृत्ताकार होगी, केवल क्या होगी, वृत्ताकार होगी, गोलाकार नहीं होगी, गोलाकार नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत हमारे जो ओष्ठ की आकृति होगी वो अर्धगोलाकार होगी। कैसी होगी, अर्धगोलाकार। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ओष्ठ की आकृति अर्धगोलाकार किन वर्णों का उच्चारण करने पर होती है, किन ध्वनि का उच्चारण करने पर होती है। तो देख लेते हैं कि वृत्ताकार, व्रतुल और व्रतमुखी कौन सी है और अवृत्ताकार कौन से हैं। तो यदि बात करूं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ की, तो ये हमारे वृत्ताकार, व्रतुल और व्रतमुखी है। ये चार ऐसी ध्वनि है जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार भी होगी और गोलाकार भी। जो बाकी बच गए हैं, जो बाकी बच गए हैं वो हमारे किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो ध्यान रखना वो अर्धगोलाकार होंगे। इनके उच्चारण करने पर आकृति हमारे ओष्ठ की क्या होगी, अर्धगोलाकार। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। अर्थात छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ का उच्चारण करने पर जो हमारे ओष्ठ हैं इनकी आकृति वृत्ताकार होगी और गोलाकार। लेकिन इनको छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं उसमें हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार बनती है, अर्थात अर्धगोलाकार होगी। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे भैया स्वरों का वर्गीकरण। दो प्रकार से मैं आपको और करा देता हूं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो पढ़ेंगे जाति के आधार पर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर भी दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, बाकी इससे पहले मैंने आपको बता दिया। और एक पढ़ेंगे जीव पेशियों के तनाव के आधार पर। किसके आधार पर, जीव पेशियों के, जीव पेशियों के तनाव के आधार पर, आधार पर। तो जीव पेशियों के तनाव के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे और जाति के आधार पर भी दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। यदि बात की जाए कि जाति के आधार पर ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना एक हमारा सजातीय है। कौन सा हो जाएगा, सजातीय। और एक हो जाएगा हमारा विजातीय हो जाएगा। एक सजातीय और एक विजातीय। ध्यान रखना इस सजातीय को हम सवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं। और इस विजातीय को हम क्या बोलते हैं, तो असवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असवर्ण। अब ध्यान रखना सजातीय कौन कौन से हैं, तो आसयाम, बड़ी ई और बड़ा ओ। विजातीय कौन कौन से हैं, ए, ओ और औ। क्योंकि ये दो समान स्वर से मिलकर बने होते हैं, दो समान स्वर से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको हम सजातीय या सवर्ण बोलते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय या सवर्ण। अर्थात जो दो समान स्वर से मिलकर बने होंगे वो सवर्ण या सजातीय कहलाएंगे। जो दो असमान स्वर से मिलकर बने होंगे वो हमारे विजातीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे,
विजातीय कहलाएंगे। इसको ध्यान रखना है। तो इसी के अंतर्गत यदि बात की जाए कि विजातीय और सहजातीय की, तो भैया ये किस आधार पर हमने इस वर्गीकरण को पढ़ा, तो जाति के आधार पर हमने इस वर्गीकरण को पढ़ा। अब जीव पेशियों के तनाव के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा हमारा शिथिल, एक क्या हो जाएगा? शिथिल, और एक हो जाएगा हमारा कठोर। तो अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ ध्वनि हैं जिनमें हमारी जीभ शिथिल, यानी जो जीभ की पेशी है वो शिथिल होंगी, और कुछ ऐसी हैं जिनमें हमारी जीभ की पेशी अशिथिल होंगी। तो देख लेते हैं, यदि बात की जाए कि ए, छोटी ई और छोटा ओ, तो इसमें हमारी जीभ की पेशी शिथिल होंगी। और यदि मैं बात करूं आ से आम की, और यदि मैं बात करूं बड़ी ई और बड़े ओ की, तो इसमें जो जीभ पेशी होंगी वो कठोर होंगी। तो जाति के आधार पर हमने पढ़ा और जीभ पेशियों के आधार पर हमने पढ़ा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वरों के उच्चारण स्थान। तो भैया जाति के आधार पर पढ़ लिया हमने, और मैंने आपको बताया जीभ पेशियों के आधार पर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। तो देखो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखेंगे के टी एम 2। क्या लिखेंगे? के टी एम 2। तो यहां से याद रखेंगे कंठ। क्या याद रखेंगे? कंठ। टी से क्या याद रखेंगे? तालु। क्या याद रखेंगे भैया? तालु। एम से क्या याद रखेंगे? एम से याद रखेंगे मूर्धन्य। क्या याद रखेंगे? मूर्धन्य। डी से क्या याद रखेंगे? दंत। और ओ से क्या याद रखेंगे? तो ध्यान रखना ओष्ठ। क्या याद रखेंगे? ओष्ठ याद रखेंगे। अब यदि कंठ की बात की जाए कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो एक हमारा ए है और एक हमारा आ है। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धन्य से हमारा रीडी बोला जाएगा, और दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो नोट पॉइंट में लिख लेना। नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। अब यदि ओष्ठ की बात की जाए, तो ओष्ठ से छोटा ओ और बड़ा ओ। अब बात आती है कि कौन कौन से बच गए हैं। तो आप सब जानते हो ए और ए बचा है, ओ और औ बचे हैं। और आप सबको पता है कि ये ए हमारा किससे मिलकर बनता है? तो ए प्लस छोटी ई से। और ये किससे मिलकर बनता है? तो ए प्लस छोटे ऊ से। तो भैया ए का उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से। और छोटी ई का उच्चारण स्थान कहां से? तालु से। तो ये दोनों कहां से बोले जाएंगे? हमारे कंठ तालु। ये दोनों हमारे क्या होंगे? कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से। और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्वरों के उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो स्वरों के उच्चारण स्थान हमारे कितने हैं? 6। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। और किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है, लेकिन एक संस्कृत का स्वर है। कौन सा स्वर है भैया? संस्कृत का स्वर है जिसका नाम है लिरि। इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो ध्यान रखना है इसका उच्चारण स्थान दंत से होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर? अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर। तो यदि बात की जाए कि अनुनासिकता के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, तो ध्यान रखना 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। और ये 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा हमारा अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। और एक हो जाएगा हमारा निरानुनासिक। क्या हो जाएगा? निरानुनासिक। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अनुनासिक
किसको बोलते हैं, तो अनुनासिक में नाक और मुख का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वायु का। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से भी वायु निकलती है और नाक से भी वायु निकलती है। देखो समझो, यदि मैं अनुनासिक की बात करूं तो इसमें जो वायु होगी, इसके अंतर्गत जो वायु होगी वो नाक से भी निकलेगी और मुख से भी निकलेगी। ठीक है, अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है तो वो अनुनासिक होते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर वायु नाक व मुख दोनों से निकलती हैं तो अनुनासिक होंगे। ध्यान रखना, यहाँ वायु नाक से कम निकलती है और मुख से ज्यादा निकलती है। एरो के निशान नीचे लगाया तो कम और यहाँ ऊपर लगाया तो ज्यादा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा चांद, क्या लिखा, चांद लिखा, उसके बाद क्या लिखा, मुंह लिखा, उसके बाद क्या लिखा, गांव लिखा। तो ध्यान रखना कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण करने पर वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है वो हमारे अनुनासिक होंगे। क्या होंगे, अनुनासिक होंगे। अब यदि बात की जाए कि निरानुनासिक में, तो निरानुनासिक में जो वायु होती है, निरानुनासिक में जो वायु होती है वो नाक से नहीं निकलती, केवल और केवल कहां से निकलती है, मुख से निकलती है। केवल और केवल कहां से निकलेगी, मुख से। जैसे मैंने यहाँ लिखा इधर, उसके बाद मैंने लिखा उधर, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा जिधर, उसके बाद मैंने लिखा किधर। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर वायु केवल मुख से निकलती है वो निरानुनासिक। लेकिन भैया नोट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है आपको अनुस्वार भी। नोट पॉइंट के रूप में क्या याद रखोगे, अनुस्वार। नोट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है अनुस्वार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है अनुस्वार में भी जो वायु होगी वो नाक व मुख दोनों से निकलेगी। नाक व मुख दोनों से निकलेगी, किसमें, अनुस्वार में भी। तो ध्यान रखना, अनुस्वार में भी वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है, लेकिन नाक से अधिक निकलती है और मुख से कम। जैसे मैंने यहाँ बोला अंत, क्या बोला, अंत। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, दंत। तो ध्यान रखना, अनुस्वार में वायु नाक से अधिक मुख से कम निकलती है तो वो अनुस्वार है। तो अनुनासिकता के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया। पहले नंबर पर हमने वर्गीकरण किया अनुनासिक का और दूसरे नंबर पर हमने किसको पढ़ा, निरानुनासिक को। और नोट पॉइंट में हमने किसको पढ़ा, अनुस्वार को भी पढ़ा है। तो ध्यान रखना, जितने भी ये स्वरों का वर्गीकरण था मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है। कल से स्टार्ट करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण को, अर्थात जो भाग 3 आएगा वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का भाग 3 जो होगा उसमें हम व्यंजनों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। और व्यंजनों के वर्गीकरण में भी बहुत नवीन तथ्य जोड़ेंगे, उनमें बहुत सारी चीजों को मैंने नवीन प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो उसको देखिए और ध्यान रखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी स्वरों का मैंने आपको वर्गीकरण कराया है उसको पढ़ लेना है, केवल उसी को तैयार कर लेना और किसी बुक से प्रैक्टिस करते रहना। तो आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और इसको आप कवर कर लेना, तब तक स्वरों के वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ लेना। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।